हेलो नमस्कार दोस्त। एक बार फिर से आपका अपना चैनल केमिस्ट्री जंक्शन में आपका दोस्त दिनेश कुमार फिर से स्वागत करता है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड कि हमारा जो 11th का केमिस्ट्री जो चल रहा है उसमें बहुत सारी टॉपिक की बात हो चुका है। और आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये इंटर है, फर्स्ट पार्ट का 11th का है। जो आपको इसके बारे में हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है इसमें कुछ कोई पॉइंट आपको जानकारी ना हो, तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और पूरी तरह से अच्छी तरह से आप लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री क्या है, स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है और उसके साथ साथ में हम रासायनिक समीकरण को के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी केमिकल इक्वेशन के बारे में। और साथ में उसके एग्जाम्पल के भी देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझते हैं तो वो क्लियर हमें समझ में आता है और उसे हम सोल्व करने में कामयाब होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि ये सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं आपको लगता है और ना ही बेल आइकन को दबाने में। और यही एक फ़ायदा होता है कि आपको जो भी मैं वीडियो नई अपलोड करूँ वो सारे वीडियो आपके पास तुरंत चला जाए, बिल्कुल मुफ्त जाता है। तो जाते जाते वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो इसमें हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होता है और केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होता है, कौन सा इक्वेशन किस टर्म में लागू होगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसका डिफिनीशन होगा। आप सबसे पहले जानेंगे कि भाई स्टोइकियोमेट्री से पहले हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेतों द्वारा निरूपित या सूचित किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सूत्र या संकेत के द्वारा ही तो हम निरूपित करते हैं ना, पता है ना आपको। मान लीजिए C+O2 गिव्स अस CO2 है, C+O2 गिव्स अस क्या है, CO2 है। मान लीजिए यहाँ एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ये कार्बन का संकेत है C और ऑक्सीजन का संकेत है O, और साथ में ये है CO2 जो हमारा ये दो चीज़ मिल करके एक नया चीज़ जो निर्माण हुआ, तो वो भी तो एक संकेत ही है। C है, कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड कहेंगे। एक कार्बन है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। तो इसे हम निरूपित करते हैं क्या, संकेत के द्वारा। जब दो केमिकल रिएक्शन को जब दो रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन को सूत्र या संकेतों के द्वारा निरूपित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि C+O2 CO2 मान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जब मीथेन CH4, इसका केमिकल फार्मूला है CH4। मीथेन CH4 को ऑक्सीजन O2 को की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन है O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है तथा जल का निर्माण होता है। अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले कि जल कैसे प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जलाने पर। इसके इक्वेशन देने वाले हैं, तो इसके बारे में पहले हम इंग्लिश जान लेते हैं कि व्हेन मीथेन इज बर्न, यानी बर्न माने होता है जलाना, इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। क्या होता है, जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर हमारा बन के तैयार होता है। तो चलिए हम बैलेंस इक्वेशन से इसको हम ये करते हैं, रिएक्शन कराते हैं।
कभी भी रिएक्शन होता है बैलेंस इक्वेशन से। CH4 यानी कार्बन, ये क्या है, मीथेन है, कार्बन है, कार्बन टेट्राहाइड्राइड, ठीक है, इसका मीथेन फार्मूला है 2O2, ये है CH4 यानी मीथेन प्लस 2O2। देखिए तो इसके बाद C प्लस O2 गिव्स अस, सॉरी CO2 है प्लस 2H2O है। देखिए यहाँ बैलेंस है या नहीं देखते हैं, इसको हम पहले रिएक्टेंट कहेंगे और इसको प्रोडक्ट कहेंगे, यानी ये प्रतिकारक होगा, ये प्रतिफल होगा। तीर चिन्ह से इस पर होगा प्रतिकारक और तीर चिन्ह से दाएं तरफ, बाएं तरफ प्रतिकारक और दाएं तरफ प्रतिफल होगा। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, प्लस ये है 4 ऑक्सीजन है, यानी 2 दूना 4 ऑक्सीजन है। इधर भी देखिए एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन इसके साथ है और 2 ऑक्सीजन इसके, यानी 2 पीछे में है तो 2 ऑक्सीजन भी है। और हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, यानी 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 ऑक्सीजन इधर भी, सॉरी 4 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है, और एक कार्बन इधर भी है, यानी ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। कभी भी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस इक्वेशन से ही होता है, विदाउट बैलेंस इक्वेशन का नहीं हो सकता है। तो अब जानते हैं कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब जानते हैं केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। केमिकल इक्वेशन होता है 2 टाइप का, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जानते हैं इससे आगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखते हैं। चलिए, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। और अनबैलेंस को असंतुलित, यानी इसका हिंदी टर्म है असंतुलित समीकरण। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम, यानी ये है संतुलित रासायनिक समीकरण का, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, यानी एक तरह से समझिए इसका डिफिनीशन है। यानी एटम इन रिएक्टेंट, यानी नंबर ऑफ एटम, यानी क्या है, रिएक्टेंट के यानी प्रतिकारक के प्रत्येक तत्व की क्या हो, परमाणु संख्या बराबर हो, और प्रतिफल के भी परमाणु तत्व की संख्या बराबर हो, तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो। दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, रिएक्टेंट का भी और इधर प्रोडक्ट का भी, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तभी ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जिस तरह से आपको इस एग्जांपल में मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, उससे मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करवाए हैं, क्या कहते हैं, जलाए हैं, तो हमारा क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना है। तो वो केमिकल इक्वेशन यानी बैलेंस था। असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट यानी प्रतिकारक के परमाणु की संख्या नॉट इक्वल टू प्रतिफल के परमाणु की संख्या, यानी ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर नहीं हो, यानी नॉट इक्वल टू है कहने का मतलब बराबर नहीं। तो ये दोनों क्या होता है, बराबर नहीं होता है। बैलेंस में क्या होता है, बराबर दोनों का होता है, और अनबैलेंस में क्या होता है, दोनों बराबर नहीं होता है। सो देखिए, देखते हैं CH4, ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ये एग्जाम्पल है। CH4 है, 2O2 है, CO2 है प्लस 2H2 है, यानी CH4 एक मीथेन और 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या हो गया, हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड और दो जल बनाया। तो देखिए इधर ये है बैलेंस है, क्योंकि ये एक कार्बन इधर भी है, एक कार्बन इधर भी है, और क्या है, 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 है, यानी 4 ऑक्सीजन इधर भी है और 2 ऑक्सीजन इसमें, और 2 एकम 2, यानी 2 ऑक्सीजन इसमें, 2 दूना 4 ऑक्सीजन इसमें। तो बैलेंस इक्वेशन है। अब देखते हैं कि मेन पॉइंट यहाँ पर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे कहेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम कहेंगे कि भाई इसमें जो यहाँ पर पीछे में जो संख्या लगा रहेगा, जिस तरह से यहाँ ऑक्सीजन के साथ पीछे में 2 लगा हुआ है, आगे से मतलब नहीं, यानी पीछे से मतलब है, पीछे में 2 लगा है,
इसमें यदि मान लीजिए 2 लगा रहे, 4 लगा रहा है, 5 लगा रहा है, इसमें या इसमें यानी रिएक्टेंट में जो भी पीछा में 2, 4 यानी जो भी संख्या लगा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। ठीक है, तो रिएक्टेंट में जो भी पीछे से लगा रहा है, आगे से कोई मतलब नहीं, यहाँ 4 है तो इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं कहेंगे, बल्कि पीछे में यदि एक के अलावा 2, 3, 4, 5 लगा रहेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को समझने में यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। सो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि कोई ना कोई भाई मेरी बात को और अपने दोस्त को लाइक तो कर रहे हैं। सो इस वीडियो को यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपकी सहायता से उनको भी कुछ सहायता मिल सके। थैंक यू, बने रहिए अगले वीडियो तक। हाँ, जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना भूल गया कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।